जितनी भी हम लोग प्रोफेशंस अलाइड हेल्थ से रिलेटेड देखते हैं, उनमें ख़ास तौर पे फिजियोथेरेपी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहा है। किसी पुराने दौर में फिजियोथेरेपिस्ट को कहा जाता था दे आर नॉट मोर देन अ मालशी। आप किसी भी तरह की पेन मैनेजमेंट और आप किसी भी तरह की रिहैबिलिटेशन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेन मैनेजमेंट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, ये सब की सब बाय ऑल मींस, बाय हुक एंड क्रुक, आप किसी तरह से भी आ जाएं, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। अब तो लेटेस्ट आई जस्ट डिड वन सेशन ऑन स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन, हम तो इस पे काम कर रहे हैं। दिस इज लेटेस्ट थिंग। हम चाहते हैं इंजरी हो ही ना। एक तो बात है कि इंजरी होने के बाद दर्दें आ गई, ये हो गया, वो हो गया, सर्जरी हो गई, हम चाहते हैं हो ही ना। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद है बड़े ज़बरदस्त गेस्ट, वेरी वेल रिनोन फिजियोथेरेपिस्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए या कॉर्पोरेट लेवल पे फिजियो की बात की जाए, और ओवरऑल फिजियो में बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने इन्वेंट की, स्टार्ट की, और उनमें अगर पाइनियर्स में नाम लिया जाए तो डॉक्टर शम्सुल हक का नाम लेना गलत नहीं होगा। सो विदाउट एनी वेट आपको मिलवाते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं इनकी अनफिल्टर्ड वॉइसेस। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आई एम ऑल फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, सब फर्स्ट क्लास। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपकी बहुत सारी चीज़ें हम देखते ही रहते हैं। सर, आपसे थोड़ा सा पहले तो जानना चाहेंगे आपकी अपनी पर्सनालिटी के हवाले से, किस तरह आपकी इस करियर में जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा मार्केट में रिवॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कॉर्पोरेट लेवल और इन वेल रिनोन जगहों पे आपको देखा जाता है। सो किस तरह ये जर्नी स्टार्ट हुई और क्या क्या चैलेंजेस आए? मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम 2011, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब मैंने इस बड़ी मार्केट के अंदर कदम रखा। तो जी, जी। मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो टूल हेल्प आउट किया आज तक अपनी डेवलपमेंट के अंदर, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। मेरी ऑब्जर्वेशन की स्किल्स शुरू से बहुत अच्छी थी, और जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा कि आखिर लोग क्या 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 कर चुके हैं और अब क्या 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 होने वाला है। इसको हम आज की टर्म में गैप एनालिसिस कहते हैं जी, जी। कि क्या गैप्स हैं जिनको फिलअप किया जा सकता है। 2011 में मैंने एज अ टीचर जर्नी का आगाज़ आगाज़ किया। किया। मुझे बेहद पसंद सिर्फ इस वजह से कि टीचर्स को लोग रोल मॉडल्स के तौर पर देखते हैं, और एक ये भी इसमें ज़ाहिर है एक सर्विस का एलिमेंट है, और ज़ाहिर अगर रिलीजियस एलिमेंट देख लें तो वो भी उसमें साथ पैगंबरी पेशा भी जो है वो भी एडेड है। फिर जब मैंने आइडियलाइज करना शुरू किया, देखा कि हाउ परफेक्ट द टीचर इज व्हेन द टीचर इज एंटरिंग द क्लासरूम, तो वो किस तरह प्रिपेयर्ड है, वो किस तरह अपने तमाम कंपोनेंट्स को रेडी करके आता है, अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स उसके क्लियर होते हैं, वो आज जो करना चाहता है वो उसके बारे में प्लान्ड है। अच्छा, फिर वो एग्जीक्यूट भी करता है, इंप्लीमेंट भी करता है, बाद में रिजल्ट्स भी देखता है, आउटकम्स भी लेता है, आउटकम्स को एनालाइज भी करता है। तो मैंने वहां से आगाज किया, करते 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 डेफिनेटली आई चोज फिजियोथेरेपी एज माय प्रोफेशन एज वेल। मैंने उसमें एडमिशन लिया। लोग तो यही कहते हैं कि कुछ नहीं है। जी, जी। लोगों में आजकल एक अजीब सा रुझान है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर ले लें, किसी भी प्रोफेशन को लेकर ले लें, वो मेडिकल को ले लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ले लें, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, बस आप पाकिस्तान की जो जी, जी, मार्केट है जी। ना, जैसे शायद कोलैप्स कर गई है। लेकिन मेरा ये मानना नहीं था। मुझे खुशनसीबी ये कि बहुत अच्छे कोलीग्स और बहुत अच्छे उसातिज़ा मिले। सर, आपने ज़िक्र किया साथज़ा और कलीग्स का। अगर मैं बात करूँ, मैं भी बाय प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जब हमारा इत्तेफ़ाक होता है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करने का, तो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ को बड़ा देखा जाता है कि आप लोग एक हेल्थ डायमेंशन में फ़ॉल नहीं कर सकते। देयर इज़ नो नीड ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट विद अ टीम ऑफ सर्जन्स, कंसल्टेंट्स। सो ये वाला चैलेंज आपने फेस किया? बहुत ज़्यादा। मुझे तो सबने यही कहा, भाई करोगे क्या? आप तो फिजियोथेरेपिस्ट बन के वेस्ट कर लोगे अपना सारा ये टाइम जी, जी। ड्यूरेशन और क्वालिफिकेशन। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस किया। लेकिन मेरा पहले दिन से ये मानना था कि आपके अंदर अगर किसी भी सर्टेन जॉब के लिए या एक सर्टेन काम के लिए, किसी भी टास्क के लिए अपने अंदर स्किल्स हैं, तो यू कैन विन द वर्ल्ड। आप दुनिया को बड़ी आसानी से आराम कर सकते हैं। मैं पहले दिन जब क्लिनिक खोलने का सोचा तो जी, बिल्कुल जी। वो हाथ भी कांपे,
बजट भी दिमाग में आया, सारी बातें जहन में आई, लेकिन आई वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स कि मुझे पता था कि वट आई लर्नड इन माई क्लासेस वॉज सिंपली टू कनेक्ट विद द पीपल। अगर आप Yes. कनेक्ट करने की स्किल नहीं जानते, आप लोगों के साथ अपनी जो सोशल सर्कल है उसको बिल्ड करना नहीं जानते, और सबसे बड़ी बात, इन सब में से सबसे बड़ी बात जो हमेशा मैं कहता आया हूं, अपने मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में भी कहता आया हूं, एक्चुअली आपके पास उस फील्ड का रेलिवेंट और सर्टन नॉलेज होना, उस फील्ड का एक्सपर्ट होना सबसे अहम है। Yes. बड़ी माजरत के साथ बहुत जगहों पर जब हम देखते हैं आज के स्टूडेंट्स को भी या आज के बाकी लोगों को भी, तो दे आर नॉट इवन एबल टू आंसर सिंगल क्वेश्चन। आप एक आर्गुमेंट उनके साथ रेस कर लें तो उनके अंदर या तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर अगर नॉलेज है तो वो बोल नहीं पाते, अगर वो नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन नहीं है। Yes. ठीक, अगर कहीं वो ना कहीं lack कर कहीं रहे हैं। ना कहीं उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एरिया लैक करता है। तो मुझे ये यकीन था कि मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कि आज भी जारी है, उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है, यू शुड नो हाउ टू कनेक्ट। आपके पास उसका रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले मुझे याद है, मुझे जब जी एक जी जी। सर्जन ने बुलाया कमरे में, तो उसने बुलाकर मुझे कहा कि आपको पता है कि ये टीकेआर कैसे होता है जी जी। और इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। मैं कहा जी रीजन। उन्होंने कहा कि जी इसी के बाद मेरे पेशेंट को रिहैबिलिटेशन तो आपने देनी है। सो इफ यू डोंट नो द प्रोसीजर और अगर आपके पास राइट प्रोटोकॉल्स नहीं है तो आई वोंट शेयर यू द पेशेंट। इट्स वेरी Yes. सिंपल। Yes. एलाइड कनेक्टिविटी है। अब इस कनेक्टिविटी को अगर बच्चा नहीं समझता और बच्चा कहता है नहीं मैं ही सब कुछ हूं, तो जाहिर है ये तो एक छोटे से बच्चे से भी पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, वो कहेगा मैं पे तो बात खत्म हो जाती है। हाँ जी। जब मैं आ गए तो आप खत्म हो गए, फिर आप नलीफाई हो गए, फिर आप जीरो हो गए। तो हमारे एलाइड को ये समझने की जरूरत है, बट आई बिलीव, जिससे मैंने बहुत ज्यादा हेल्प भी ली है और मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ, और मैं कहूंगा मुझे प्रमोट भी किया गया सिर्फ इसी वजह से कि आई नो टू कनेक्ट विद इन द रेलिवेंट डोमेन एंड विद द रेलिवेंट स्पेशलिस्ट। अगर मैं स्पेशलिस्ट के साथ उसके लेवल पर आकर कनेक्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता, आप एलाइड में कभी ग्रो नहीं कर सकते। अब सर्जन मेरे से पूछ रहा है कि जब अल्नर कोलेटरल डैमेज हो रहा है और जब आपने दोबारा उसको ट्राइसेप को रिहैब किया या उसको स्ट्रेच दिया तो वो ट्राइसेप तो टूट गया है। जी जी। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं एंड हाउ टू गो विद द प्रोसीजर नेक्स्ट। तो आई शुड नो द मेजर थिंग्स। मुझे मेजर जो सर्जरी की बेसिक्स हैं वो आनी चाहिए, सो दैट मैं उसके लेवल पे आके बात कर सकूं। जब मैं उसके लेवल पे आके बात करूंगा वो कॉन्फिडेंस लेगा, वो मुझ में ट्रस्ट करेगा। फिर एथिक्स बहुत लैकिंग है। एथिक्स मेडिकल एथिक्स के मेडिकल एथिक्स के अलावा प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब हम समझ लेते हैं कि जैसे पेशेंट सिर्फ हमारा होके रह गया, जबकि टीम्स के अंदर स्पेशली इस तरह से जब हम काम कर रहे होते हैं, रिहैबिलिटेशन के काम कर रहे होते हैं, वहां कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे कोई भेजता है, अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहस हो रही होती है कि जी वो सर्जन ने पेशेंट भेजा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमने किया, अब वो ठीक ही होने लगा था तो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये तो देखिए ना, हमारे साथ बहुत ज्यादा बाकी जो हेल्थ केयर के लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। देखें, ही डिसाइडेड कि इसको रिहैब होना है कि नहीं होना, डॉक्टर ने डिसाइड किया, सर्जन था, डॉक्टर था, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर था, जो भी, उसी ने रेफर किया, आप तक आया, ही सॉ द रिजल्ट्स, उसने डिसीजन लिया एंड दिस इज इट। अब ये एथिक्स पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं। यू कैन गो एनीवेयर, आप अमेरिका की बुक्स पढ़ लें, आप यहाँ की बुक्स पढ़ लें, एप्टा पढ़ लें, कोई भी पढ़ लें, इट इज एवरीवेयर कि द वन हु रेफर्ड ही विल टेक द डिसीजन, आपको उसको रिटर्न करना है। सो हमारे यहाँ ये पता नहीं क्यों एक ट्रेंड बन गया है कि एक छीना झपटी वाला जो है ना वो एलिमेंट लगता है। मुझे एलाइड हेल्थ केयर में दिस इज ऑल अबाउट इट कि मैंने अगर अपने आप को ग्रो किया है तो एक्चुअली आई बिलीव्ड इन पीपल एंड देन पीपल बिलीव्ड इन मी। मैंने अपने डोमेन से जंप नहीं किया। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ट्रस्ट के साथ फिर आपको साथ रिजल्ट देने हैं उसको। अगर एक सर्जन ये कहता है कि भाई सबको छोड़ के आपने उसके पास जाना है, तो इसके पीछे कोई रीजन होगा। बिल्कुल, एक ट्रस्ट होगा, दूसरा रिजल्ट होगा। आप जहां ट्रस्ट तोड़ेंगे, नेक्स्ट टाइम आपके लिए मार्केट में आपकी वॉइस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। तो ये एथिक्स में ही तमाम चीजें आती हैं। हमारे बच्चे बहुत इसको स्टडी भी करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आई थिंक अवेयरनेस में भी और थोड़ा सा प्रोफेशनली बच्चों को मजीद, जिस वक्त ये सुपरवाइज प्रैक्टिसेस में आते हैं और जिस वक्त सुपरवाइज प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, वहां पर इंश्योर करने की बात है कि आपने सही तरह कनेक्ट कैसे करना है ताकि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें। Zabardast, sir, you explained this very well and really impressed by your story.
डॉक्टर साहब, आपकी जब बात की जाती है मार्केट में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो एक चीज़ बहुत देखी जाती है कि आपकी पर्सनालिटी में मल्टी डाइवर्सिटी बहुत है। जहाँ स्पोर्ट्स में देखा जी। जाए, मीडिया में देखा जाए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा जाए, सर्जन्स के साथ रिहैबिलिटेशन में देखा जाए, तो आपने किस तरह इस प्रोफेशन के अंदर अपनी ये मल्टी डाइवर्सिटी क्वालिटी को मेंटेन किया, और कितना इम्पोर्टेंट होता है एक प्रोफेशन को डाइवर्स करना? बहुत 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 खूबसूरत सवाल है आपका। जी, जी। मैंने हमेशा से अपने हर नए दिन को और हर नए आने वाले आवर को एक चैलेंज समझा है। मेरी ज़िंदगी जितनी गुज़री है, वो चैलेंजेस को फेस करके गुज़री है। जी, जी। आई कैन नॉट बैक ऑफ। मैं हटता नहीं हूँ, पीछे होने वालों में से नहीं हूँ। ये तो एटीट्यूड आपके अंदर हर प्रोफ़ेशनल में ज़रूरी है, ठीक? अब मेरे पास आपने कहा जी स्पोर्ट्स से और बाकी ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें जो कुछ आ रहा है, अगर जी। मैं आपको सच बताऊँ, ये करके मैंने अपनी ड्रीम्स पूरी की हैं। ये मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था कि मेरे लिए एक मल्टी डायमेंशनल या एक इंटरनेशनल कंपनी जो है, जिसके 54 ब्रांचेज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, मेरे लिए उसके तमाम हेड्स और सीईओज़ जो है वो मेरी इस्तकबाल करने के लिए गेट के ऊपर खड़े होंगे। एंड दैट्स आई अमेजिंग। एन्जॉयड दैट, और मैंने जी। उसको बहुत एन्जॉय किया। एंड आई एन्जॉयड इट टू द फुलेस्ट। और एक तो कंपनी वो थी जहां मुझे याद है ड्यूरिंग माय स्टूडेंट लाइफ मुझे अलाउ नहीं था किया गया अंदर आना आपने। हुँ। And at that day, the whole वो company was मोमेंट waiting for me, वाओ! दैट्स यस। including those executives. वो सारे executives मेरा इंतजार कर रहे थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें इज्जत रखी। पॉइंट इज, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में अगर चैलेंजेस को अपटेक करने की आप में एबिलिटी नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक आप मार्केट की जो चेंजेस हैं उसमें सरवाइव कर सकेंगे। यस। मैंने ऐसे सेशंस किए, आज भी कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको लोग जो है वो देख रहे हैं कि यस दैट इज समथिंग न्यू। पॉइंट इज कि अगर मैं वो नहीं करता, तो फिर मैं भी बाकियों की तरह एक स्टोरी बन जाता स्टोरी और बन पीछे जाता। पीछे रह जाता। तो मेरे सामने कोई भी टास्क आता है, मैं उस टास्क को एनालाइज करने के बाद आई एम लाइक रेडी फॉर इट। मुझे इसके लिए रिसर्च करना पड़े, किताब दोबारा खोलनी पड़े, आई लव इट। मुझे कोई मसला नहीं है। जब कुछ नया करता हूं तो फिर सुकून मिलता है। आई फील वेरी कंटेंटेड। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब कुछ नया करता हूं। जो बाकी थे वो तो कर गए। मुझे एक बहुत अच्छी जी, जी। मेरे एक उस्तादों में से उस्ताद है, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, इसरार चिश्ती साहब। उनके फादर की एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कहा कि इसरार, मैं ये चाहता हूं कि दुनिया में तुम्हें लोग मेरे नाम से नहीं तुम्हारे नाम से जाने। बहुत खूबसूरत। चिश्ती तो है, आजम चिश्ती तो है, वो उसका नाम उनका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं नहीं, मेरे बाद इसरार चिश्ती को इसरार चिश्ती की पहचान से लोग जाने, उसके नाम से जाने। तो मेरी एक ही कोशिश है, सारी जिंदगी रही है, आगे भी रहेगी। पीपल शुड नो मी। दैट्स रियली लोग मुझे जाने इम्पोर्टेंट। के मैं हूं। आइडेंटिफिकेशन होना, तो एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होना एक बड़े प्राउड की बात होती है। अच्छा, डॉक्टर साहब, जहाँ हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, आज वी नो दैट वी आर मूविंग इन अ मॉडर्न एरा। अब टू 2025 इज गोना एंड, और हम देख रहे हैं कि जितनी भी हम लोग प्रोफेशंस अलाइड हेल्थ से रिलेटेड देखते हैं, उनमें ख़ास तौर पे फिजियोथेरेपी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्टैटिकली बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहा है। किसी पुराने दौर में फिजियोथेरेपिस्ट को कहा जाता था दे आर नॉट मोर देन अ मालशी, बट आज भी आज कहते हैं। आज जी आज भी कहते हैं, लेकिन हमारे जैसे मॉडर्न अब डॉक्टर्स थोड़ा सा एक्सेप्ट डिफरेंट हो गया। करते हैं कि आज जहाँ बात की जाती है, जहाँ जोड़ों को ठीक करने के लिए मशीनें, इंजेक्शंस और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अगर हम इन चीज़ों का कंपैरिजन करें कि अगर हम पिछली बेसिक फिजियोथेरेपी को अगर कंपेयर करें आज की फिजियोथेरेपी से, तो आपने भी क्या अपने आप को अपडेट किया, या फिर वेरी गुड मॉडर्न क्वेश्चन। टेक्निक्स कितनी अपडेट हो गई हैं जो हमारी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स को खास तौर पे हड्डियों और पट्टों से रिलेटेड इंप्रूव कर रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत डाइवर्स है ये भी। पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी लॉन्च हुई है, डॉक्टर इन फिजियोथेरेपी, जी, जी। विद इन ऑन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2007, 2007 में लॉन्च हुई। 2012 में हमारा फर्स्ट बैच पाकिस्तान में डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी सामने आया, जी, जी। जिनका क्लिनिकल साइड बहुत स्ट्रांग था। उनका कोर्स इस तरह से डिजाइन हुआ, यानी डॉक्टर फिजियोथेरेपी इस तरह डिजाइन हुआ कि उसके अंदर सर्जरी, मेडिसिन, जो एरियाज हैं पैथोलॉजी के, ये तमाम मौजूद थे।
जो कि बाकी तमाम एमबीबीएस और बीडीएस की जो स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो जब ये प्रोफेशनल सामने आए 2012 में, तो इन्होंने सबसे पहला ये चैलेंज फेस किया है यस, कि हमने करना क्या है, करना जिसमें क्या से एक मैं भी था उस वक्त कि अच्छा करना क्या है, और सबसे पहले मालशिया। अब तेल लेके मालिश तेल वाला लेके, तो सीन हाँ, नहीं कर सकते थे अच्छा ना। आप मालशिया हैं, ओके ओके, हमने ये सारा कुछ सुना है और हम इसमें से गुजरे हैं। पॉइंट इज कि जिस वक्त ये प्रोग्राम कन्वर्ट हुआ है टुवर्ड्स डॉक्टोरल डिग्री, तो इसको ऐसा क्लिनिकल साइड दिया गया है जो आज तक पाकिस्तान के लोग भी उस तरह से वाकिफ नहीं है। इस क्लिनिकल साइड में 7 बड़ी हेल्थ केयर की स्पेशलिटीज आती हैं, यस, जहां से आप ऑर्थोपेडिक से शुरू हो जाएं, न्यूरो, गायनी, गायनी ऑप्स और एंड पीडियाट्रिक, चाइल्ड केयर, तमाम स्पोर्ट्स, सब इसमें, वुमेन हेल्थ, वेलनेस, ये सारी इसमें शामिल है, इवन तो अब फिटनेस। साइकोलॉजी को भी अब बहुत ज्यादा साइकोलॉजी भी रिलेट किया इसमें जा ऐड रहा होना है। जी शुरू जी, हो गई है। अच्छा, अब हर डोमेन अपने अंदर एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है और उसके अंदर फिर सारी डाइवर्सिटीज मौजूद हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट ये कहता है कि मैं ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ या ऑर्थोपेडिक मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, फिर उसकी डोमेन्स में तमाम ऑर्थोपेडिक साइड ऐड हो जाती है। कोई न्यूरो का कहता है तो वो न्यूरो ऐड हो जाती है। तो लोगों तक ये मैसेज जितना भी हम भी पहुंचा सकते हैं, हम पहुंचा रहे हैं। अब बात आती है वापस आपके इस साइड पर कि जी कितनी एडवांसमेंट आई है और इसके अंदर हम अब आज क्या सबसे बेहतरीन कर जी सकते जी, हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप किसी भी तरह की पेन मैनेजमेंट और आप किसी भी तरह की रिहैबिलिटेशन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेन मैनेजमेंट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, ये सब की सब बाय ऑल मींस, बाय हुक एंड क्रुक, आप किसी तरह से भी आ जाएं, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। अगर गायनी में किसी का सी सेक्शन हुआ और सी सेक्शन के बाद उसका पेल्विक फ्लोर वीक है, तो रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपिस्ट ने करनी है। इट्स नॉट द रोल ऑफ अ गायनी। अगर ऑर्थोपेडिक्स में किसी की सर्जरी हुई है, तो उस सर्जरी के बाद, सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद उसकी रेंजेस और उसको ऑप्टिमल बैक टू द लाइफ लाना फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। इट्स नॉट द जॉब ऑफ एन ऑर्थोपेडिशियन। इसी तरह से न्यूरोलॉजी में अगर कोई सर्टन कंडीशन सामने आ जाती है, फालिज है, मिर्गी है, कुछ भी आ जाता है, तो उसकी सर्टन मेडिकेशन के बाद उसकी रिहैबिलिटेशन और उसको वापस जिंदगी पर लाना, चलाना, पांव के ऊपर खड़ा करना, दैट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। एग्जैक्टली सर, इधर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी एंड आई एम वेरी सरप्राइज दैट मेरी मदर को कोविड हुआ और उसमें उनके लंग्स का इशू आ रहा था और सैचुरेशन बहुत डाउन जा रही थी। तो डॉक्टर सेड कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें एंड बीइंग अ डॉक्टर आई एम आल्सो गेट सरप्राइज कि अब इधर फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम है। सो आई विल सी कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी सांस को भी रीबिल्ड करने के लिए फिजियो का। वी आर वर्किंग इन, ये बहुत से लोगों के लिए आई ओपनर होगा। मैं अभी भी आईसीयू से आ रहा हूँ एंड आई जस्ट डिड वन पेशेंट जिसको सीकेडी था, वो मूव नहीं कर पा रहा था, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था, और मैंने जाके मूव कराया और चलाया और वो मुझे दुआएं दे रहा था एंड नोबडी वाज देयर, मेरे अलावा वहां कोई नहीं था जो उसको मूव कर सके। मैं सीसीयू के पेशेंट्स, आईसीयू के पेशेंट्स और इस तरह के वो तमाम पेशेंट्स जिनको केयर चाहिए, जिनको रिहैब चाहिए, हम उनको डेली डील करते हैं। सो पॉइंट इज, बात वही है कि लोगों तक इसकी अभी तक सही राइट इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का स्कोप क्या है। ये स्कोप बहुत बड़ा है और इस स्कोप में ये तमाम डिसऑर्डर्स आते हैं। जिस तरह आपने एक अभी चेस्ट फिजियोथेरेपी, एक हमारा कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी की स्पेशलिटी के अंडर आता है। अब ये जो है, ये इतना बड़ा डोमेन है कि इसके अंदर अब जितने सीओपीडीज हैं, ब्रोंकाइटिस हैं, एम्फिसीमास हैं, आप सारे डिसऑर्डर्स निकालते जाए, तमाम डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हमारी उसके अंदर रिहैबिलिटेशन के प्रोटोकॉल्स मौजूद है, जो कि तमाम बड़े हॉस्पिटल्स और मैं फिर कहूंगा वो तमाम वैलिड लोग जो इसको समझते हैं, जो वैलिड डॉक्टर्स जो इसको समझते हैं, वो कहते हैं भाई इसके बगैर ट्रीटमेंट कभी पूरा हो ही नहीं सकता। बल्कि यहां तक होता है कि मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर का नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने ये बात कही कि 70% हमारी सर्जरीज में 70% रिजल्ट फिजियोथेरेपी का है। और 30% रिजल्ट जो है हमारी सर्जरी का है। सो थिंग इज, लोग जो हैं इसको शायद अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब अगर आप डिसऑर्डर्स की लाइन निकाल लें, अब तक मैंने अपनी लिस्टिंग की हुई है, मैं 80 डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर चुका हूं थ्रू फिजियोथेरेपी। अमेजिंग। अब वो 80 डिसऑर्डर्स लिस्टेड हैं और उनके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है। इलेक्ट्रोथेरेपी बहुत कम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी दैट मींस योर ट्रीटमेंट थ्रू मशीन्स। अब ये मशीन पाकिस्तान में तो अभी तक पोर्टेबल्स और बहुत मतलब समझ लें कि लो कॉस्ट और इस तरह से चल रही हैं, लेकिन दुनिया से जब लोग, दुनिया से हम मशीन्स को जब यहाँ पे लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे ला के रखते हैं, 20-22 लाख 25 लाख की सिर्फ एक मशीन है। अच्छा, उनके रिजल्ट्स वो हैं कि दुनिया जिसने देखा है वो उन रिजल्ट से इतना सुकून में है कि वो इसके बाद किसी और के पास जाता नहीं है।
जिन लोगों ने सही प्रैक्टिस की है और इलेक्ट्रिकल थेरेपी को सही अंदाज में इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर उसकी डोजेजेस, उसकी फ्रीक्वेंसीज, उसमें क्या क्या हमने विड्थ रखनी है, टाइप ऑफ करंट्स हमने कौन कौन से यूज करने हैं, इंटेंसिटी क्या है, मिनट्स कितने हैं, कहाँ प्लेस करना है, हाउ टू प्लेस इट, वो जिन लोगों ने उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया और जिन लोगों ने उससे फायदा लिया है, आई वुड लव कि आप नेक्स्ट टाइम उनको भी साथ बिठाएं और उनसे ये पूछें कि क्या आपकी ये पेन्स किसी और तरीके से मैनेज हुई है। नहीं, वो पेन्स सिर्फ इसी फिजियोथेरेपी के थ्रू ही मैनेज हुए। तो फिजियोथेरेपी में एडवांसमेंट इस वक्त इतनी ज्यादा है, किसी की डिस्क जो है वो हर्निएट कर जाती है, मोरों में जी कम हो गया है जी गैप, तो आप बड़ी आसानी से मैकेनिकल ट्रैक्शन उसको दें, मैकेनिकल ट्रैक्टर अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और आप रिजल्ट्स देखें। मैं नाम लूंगा उसामा मीर का, ही हैड दैट। वो मेरे पास आए, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी सर 1 साल पूरा मैं पाकिस्तान में फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढता रहा। ही हैड दैट पेन। कराची किंग्स जब जीता, जीतने के बाद, पहला पीएसएल जीतने के बाद वो पेन्स में थे और यहाँ पे वो मैनेज नहीं हो पाए, वो उनको अनफॉर्चुनेटली लंदन जाना पड़ा और वहां जाकर उन्होंने यही तमाम ट्रीटमेंट्स करवाए और आज वो रेगुलर प्लेयर के तौर पे ही इज बैक इन स्पोर्ट्स। तो पॉइंट इज, इसके जो वंडर्स हैं, आप अली हसन को देख लें, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेटर है राइट नाउ, आप उनकी मतलब वो वीडियोस निकाल के देख लें, वो बता रहे हैं कि मुझे कोई ट्रीट नहीं कर सका तो ड्यूरिंग द कोविड, मेरी इतनी पेन्स थी, कोई ट्रीट नहीं कर सका। आई हैड टू फ्लाई टू दुबई, दुबई जाके मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट से 3 महीने मैंने ट्रीटमेंट लिया और आज मैं खेल रहा हूं, आई एम बैक टू लाइफ। आप शाहीन शाह को देख लें, अब जितने लोग इस तरह, आप पाकिस्तान वुमेन में देख लें, मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान वुमेन में इस वक्त जो खेल रहे हैं, दे आर ऑल्सो ड्यू टू दैट फिजियोथेरेपी। वो भी इस फिजियोथेरेपी की वजह से अपनी असल ऑप्टिमल स्पोर्ट्स की फिटनेस और उसके साथ साथ इंजरी से बच रहे हैं। अब तो लेटेस्ट, आई जस्ट डिड वन सेशन ऑन स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन, हम तो इस पे काम कर रहे हैं, दिस इज लेटेस्ट थिंग। हम चाहते हैं इंजरी हो ही ना। एक तो बात है जी इंजरी होने के बाद दर्दें आ गई, ये हो गया वो हो गया, सर्जरीज हो गई, हम चाहते हैं हो ही ना। हम तो अब उस पर काम कर रहे हैं। सो किसी भी तरह की जो फील्ड है इसमें डाइवर्सिटी की कमी नहीं होती, उस इंडिविजुअल को एक्सप्लोर करना होता है, उसने देखना होता है कि मैं किन किन जगहों पर जो है वो अपने आप को मनवा सकता हूँ। दैट्स रियली अमेजिंग। और इतनी जबरदस्त पॉडकास्ट जो मेरा बिल्कुल एंड करने को दिल नहीं कर रहा। सो इट्स, मैं एट द एंड यही कहना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो किसी मैजिशियन से कम नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट फिजियोथेरेपी ताकि आपकी दर्दें और आपके जितने मसले हो ही ना। प्रिवेंटिव मेडिसिन में मेरा ख्याल है कि इतना वाइड एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि मुझे अब इसको बेसिक समराइज करने की जरूरत ही नहीं। सो होप यू लाइक दिस एपिसोड। हमारे साथ डॉक्टर शम्सुल हक मौजूद थे, एक्सपर्ट वेल रिनोन फिजियोथेरेपिस्ट। होप यू लाइक दिस एपिसोड। और खास तौर पे वो लोग जो इस प्रोफेशन में है उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।